स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो CUET की तैयारी कर रहे हैं UG से, और अभी आप बिज़नेस स्टडी का पेपर दे रहे होंगे। और उसके बाद आप ये सोचना कि भाई अब आगे का किस तरीके से हम तैयारी करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है ये वीडियो सिलेबस के रिगार्डिंग बनाया है कि आपको क्या क्या सिलेबस में पढ़ना चाहिए, जो कि आपका 101% क्रैक हो जाएगा CUET, और आराम से आप जो है रेगुलर में एडमिशन ले सकेंगे। क्योंकि रेगुलर में एडमिशन लेना हर एक की बस की बात अब नहीं रही है। जो अच्छे से एग्ज़ाम देगा वही उसे क्रैक कर पाएगा, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी एग्ज़ाम दिए उसमें सारे रिटर्न थे और उनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। लेकिन अब आपको आपके गलती के मार्क्स आपको ज़रूर मिलेंगे, और वो भी माइनस में मिलेंगे। तो इसीलिए आप जो है जो भी क्वेश्चंस अटैम्प्ट करोगे सोच समझ के करना। अगर उसके आंसर आते होंगे तभी अटैम्प्ट करना, वरना छोड़ देना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप उसे छोड़ेंगे भी क्यों, जब आप उसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो वो छोड़ने लायक भी नहीं रहेगा। तो जैसा कि बिज़नेस स्टडी अगर आप अपने डोमेन सब्जेक्ट में लेते हो, कि अगर आपको बिज़नेस स्टडी से रिलेटेड डोमेन सब्जेक्ट लेना है तो उसमें आपको आपका ये जो कोड है वो क्या रहेगा, 305। तो इसमें क्या क्या टॉपिक आपने पढ़ने चाहिए। अब बच्चों के माइंड में ये भी डाउट रहता है कि क्या मैं सिर्फ 12th का पढ़कर जो है CUET क्रैक कर सकता हूँ। तो भाई नहीं, ऐसा नहीं है। आपको उसमें 11th के भी कुछ पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे। ये जो गलत फहमी होती है बच्चों की, ये बहुत ही बाद में मुसीबत पैदा कर देती है, क्योंकि आप सिर्फ 12th का पढ़ के जाओगे तो नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये जो है आपका प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो कि आपका 12th चैप्टर में ही है, ठीक है ना, जो आपने 12th के पढ़े हैं और अभी आपको याद भी होगा, इसलिए आप इसका रिवीजन करते रहना। जिसमें आपका मैनेजमेंट का मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव। अब ये जो इसके कॉन्सेप्ट हैं या ऑब्जेक्टिव है और इम्पोर्टेंस है, इसमें सिर्फ आपने हेडिंग याद रखनी है, क्योंकि MCQs में हेडिंग्स आपको मिलेंगी, ठीक है ना। तो अब आप जब भी आप प्रिपरेशन करोगे तो इस चीज़ को ध्यान रखना, आपने सिर्फ हेडिंग याद रखनी है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं। फिर ये नेचर ऑफ मैनेजमेंट में आपसे पूछ सकता है, मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है, ये भी पूछ सकता है। उसके बाद लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं, टॉप, मिडल, ठीक है ना। और फंक्शंस यानी मैनेजमेंट फंक्शंस में आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी चीज़ें थी। और सेकंड यूनिट आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये भी आपने अच्छे से पढ़ा है। एंडी फ्योल के, टेलर के प्रिंसिपल्स हैं इसमें, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट भी आपने पढ़ा हुआ है, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। मैंने क्या कहा, ये जितनी भी इम्पोर्टेंस है या ऑब्जेक्टिव है या लिमिटेशन है, इनकी सिर्फ हेडिंग्स आपने पढ़नी है, क्योंकि एग्जाम में आपको हेडिंग्स मिलेंगी। प्राइवेटाइजेशन, लिबराइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये आपको इकोनॉमिक्स में भी मिलेगा। फोर्थ यूनिट है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग भी आपके 12th में ही सिलेबस है। स्टाफिंग भी आपके सिलेबस में पहले से ही मौजूद है। उसके बाद आपकी डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, ठीक है। अब आ जाते हैं बिजनेस फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट। बिजनेस फाइनेंस भी आपके सिलेबस 12th में है, और फाइनेंशियल मार्केट ये भी आपका इसी के अंदर आ जाता है। मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट वगैरह। और लास्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये आपका प्रॉपर 12th सिलेबस जो आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड। तो ये चीज़ आपके ध्यान में जो थी कि सिर्फ 12th का पढ़ के जाएंगे या हमें 11th का भी पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ 12th के जो बिजनेस से रिलेटेड पॉइंट्स हैं वही पढ़ने हैं, 11th के पॉइंट्स में नहीं। तो ये जो आपके अंदर जो गलत फहमी थी कि क्या मैं सिर्फ 11th का ही पढ़ के जाऊँ या 12th का पढ़ के जाऊँ या दोनों का पढ़ के जाऊँ, तो भाई सब सिर्फ आप 12th का पढ़ के जाइए, काम बन जाएगा। काम बन क्या जाएगा, सिलेबस में यही है। फिर नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आ जाता है वो है आपका इकोनॉमिक्स का, जिसका कोड है 309। इसमें क्या पढ़ेंगे, अब इसमें देखिए इंट्रोडक्शन है आपका, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेंट्रल प्रॉब्लम, ठीक है। और ये जो आपने देखा है ये आपका माइक्रो की बुक से है, तो इसका मतलब ये 11th का टॉपिक है, जिसमें 11th के टॉपिक से सिर्फ आपने ये हो गया। फिर उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, ये भी आपका अगर देखा जाए तो 11th का टॉपिक है।
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिमांड हो गया, ठीक है ना, ये भी आपका 11th का है। प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, ये भी आपका 11 टॉपिक माइक्रो में मिल जाएगा, ठीक है ना, ये 12th में तो मिलेगा नहीं, जिसमें आपका सप्लाई के बारे में पढ़ना है, प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद कॉस्ट एंड रेवेन्यू जो है ये भी आपने 11th में पढ़ा होगा, जिसमें मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। फिफ्थ फॉर्म्स ऑफ मार्केट, प्राइस डिटर्मिनेशन, ये आपका टाइप्स ऑफ मार्केट हमने जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। टाइप्स ऑफ मार्केट में आपका क्या आ जाता है, जिसमें परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। आपके सिलेबस में तो सिर्फ आपका परफेक्ट कंपटीशन ही था, लेकिन आपको जब कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो तो आपको जो है सारा आपने पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका नॉर्मली जो है, ठीक है, तो ये आपका 11th का पॉइंट है, ये भी आपके 11 टॉपिक है 11 चैप्टर से, यानी माइक्रो से आपका अवेलेबल है। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये भी आपने पढ़ा होगा 11th में। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं भी वीडियो अपलोड कर दूंगा CUET से रिलेटेड। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको डोमेन सब्जेक्ट में कुछ पढ़ना है तो आराम से आप जो है ये चीज़ देख सकते हो और कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आपका आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन, ये आपकी 12th से है, जो कि अभी आपने पढ़ा था GDP, GNP, NDP, NNP, ठीक है ना। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में जिसका मतलब है मैक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग, तो जब मैं मीनिंग की बात करता हूँ तो उसमें क्या क्या चीज़ों की स्टडी की जाती है, ये सब भी चीज़ें इसमें देखना है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, जिसका आपका एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई अभी अभी आप पढ़ के हट चुके हो, तो एक बार आप रिवीजन करेंगे तो काम बनेगा। मनी एंड बैंकिंग, ये आपका 12th में था इकोनॉमिक्स, आप आराम से पढ़ लोगे। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। इतना ही टॉपिक इसमें, इसका मतलब आपको एक बेनिफिट ये मिल गया कि आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने माइक्रो एंड मैक्रो ही पढ़ना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको इंडियन इकोनॉमी नहीं पढ़नी है, सिर्फ आपने माइक्रो पढ़नी है एंड मैक्रो पढ़नी है, जिसके लिए मैं वीडियो जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा जब थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ मैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है, जो अगर आपने डोमेन सब्जेक्ट में अकाउंटेंसी ली होगी तो इसकी भी जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं हम, जिसके लिए अकॉर्डिंग, जिसमें हमने NPO पढ़ना है, जो कि आपका डिलेटेड सब्जेक्ट था अभी 12th में, क्योंकि फंडामेंटल से ही हमने पढ़ा था। लेकिन आपको इस, अगर आपने CUET की तैयारी करनी है तो आपने NPO भी पढ़ना पड़ेगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसमें हमें जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रिसीट एंड पेमेंट, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, फंड बेसिस, नॉन फंड बेसिस, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, रिसीट एंड पेमेंट, ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, जो कि आपके लिए एक नया होगा, क्योंकि इससे पहले आपने कभी भी NPO बारे में पढ़ा नहीं है, ना किसी टीचर ने पढ़ाया है। उसके बाद अकाउंटिंग पार्टनरशिप, ये आप पढ़ चुके हो, जिसमें पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। फिर फाइनल अकाउंट, जैसे कि फिक्स एंड फ्लक्चुएशन कैपिटल, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर, जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ना है। यानी कि हमें ना ही पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ना है, ठीक है ना ही गारंटी के बारे में बात किया है, सिर्फ आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का हो गया। उसके बाद आपका 3rd यूनिट है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, जिसमें आप गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप देख रहे हैं, गुडविल, नेचर ऑफ गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सारी चीज़ें हैं। डिसोल्यूशन भी आपने कर रखा है, डिसोल्यूशन। उसके बाद जैसे ही आप आ जाते हैं तो कंपनी अकाउंट आ गया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गया एनालिसिस का, यानी कि ये सेकंड वर्क और थर्ड वर्क दोनों मिलाकर है ये, जिसमें आपको शेयर्स के बारे में पढ़ना है, और शेयर्स में आपका ये आ जाता है अकाउंट्स फॉर शेयर कैपिटल, सब्सक्रिप्शन वगैरह पढ़ना है, इशू पर शेयर क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लेके इसका जो आराम से ले सकते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर्स के बारे में,
उसके बाद रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, जो कि आपने पढ़ा नहीं था, ये टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रोसीजर ऑफ फ्रेश एक्यूमुलेटेड यानी सिंकिंग फंड वगैरह, ये भी आपने पढ़ा नहीं है, इसको भी आपने पढ़ना है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका जो है रेशियोज इम्पॉर्टेंट है। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, ये भी आपने पढ़ना है, जिसमें आपका कंपैरेटिव, कॉमन एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की मीनिंग हो गई, लिमिटेशन हो गया, और किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है ये। मेजर हेडिंग, सब हेडिंग, ये भी आपके एमसीक्यू के पॉइंट बनते हैं। उसके बाद रेशियो आ गया। रेशियो में आपके वो जो चारों रेशियो थे, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड एक्टिविटी, और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी, ये चीज़ें आपने इसमें पढ़नी है। तो देखो इसमें कुछ रेशियो जो है कटे हुए हैं, और अगर कुछ कटे हैं तो सिर्फ आपने यही रेशियोज कंप्लीट करने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने पढ़ना है। और ये है आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। ओके, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में आपका ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग के बारे में ये 11th की बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड ये लास्ट है आपका डेटाबेस क्वेरी एंड अकाउंटिंग यूजिंग फॉर डेटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप जो है इजीली पढ़कर जो है CUET क्रैक कर सकते हो। लेकिन इतना सारा टॉपिक पढ़ना है, दिक्कत तो आएगी, बिल्कुल आएगी, इसमें मैं नहीं कह सकता कि दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आएगी। अब कैसे करना है ये भी आपको बता देता हूँ। पहली चीज़, आपने जो जो 12th में पढ़ा हुआ है उसको आप अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, आपका आधा तो वही ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपने ये टॉपिक मेरे से नहीं हो रहा है, ये नया है, जैसे आपका NPO है, पहली बार कर रहे हो आप, ठीक है, और दिक्कत ये आ रही है कि इसे कैसे हैंडल करें, भाई अगर आपसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन इससे आएंगे, तो एक दो क्वेश्चन के चक्कर में आप जो है अपना पूरा जो रिवीजन आपने किया है पूरे और चैप्टर्स का, उसको आप ख़राब कर दोगे। इससे अच्छा है आप उसको स्किप कर दो और जो आपको आता है उसी को रिवाइज करते हो, ताकि आप भूलो ना। तो यही मेरा सजेशन रहेगा आपके लिए, तब आप अच्छे से इस चीज़ को कंप्लीट कर पाओगे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है टॉपिक वाइज MCQs कुछ लेकर आऊँगा, ताकि आपको थोड़ा हेल्पफुल हो सके, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, थैंक यू।